अब मैं सदारती बयान के लिए जनाब मुस्तफा फारूक साहब को आवाज़ देता हूं कि वो अपने ख्याल का इज़हार करें। स्टेज पर राजबान वेलफेयर पार्टी के नए नेशनल वाइस प्रेसिडेंट पार्टी जी, स्टेट प्रेसिडेंट अब्दुल रहमान साहब, सेक्रेटरी सिराज तालिब साहब और सभी जिम्मेदारान पार्टी और उलमा और कायदीन इकराम और इस भाइयों और नौजवानों, आप काफ़ी देर से शरीक हैं और आपकी खामोश शिरकत आपकी संजीदगी का इजहार कर रही है। मैं कुछ 2-3 बातों को कंसंट्रेट करूंगा और कुछ चीज़ें अपनी तरफ से सजेस्ट भी करूंगा जो मेरी समझ है। और वो पहली बात ये है कि अब ये बिल नहीं रहा, वक्फ तरमीमी बिल नहीं है। जब हम अपनी गुफ्तगू में कहते हैं कि ये बिल को वापस लेना होगा तो लोग उससे ये समझते हैं कि अभी इनकी मालूमात की कमी है। अब ये एक्ट बन चुका है, अब ये वक्फ एक्ट है और एक्ट जो है इसका नाम भी बदल कर जो है इसका शॉर्ट फॉर्म तो कहते हैं उम्मीद के नाम से, लेकिन वो उम्मीद का आसानी है तलफ़ुज़ करते हैं, वरना इस एक्ट का नाम है यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट एक्ट, UWMED। तो समझने के लिए शॉर्ट में कहते हैं हम ये उम्मीद 2025, लेकिन ये उम्मीद नहीं है, ये हमला है। और हमला एक दूसरी बात की जो मैं इस्लाह चाहता हूँ, तो हमारे कुछ खासतौर पे त्रिपाठी जी ने भी बात कही है, इसको आप करेक्ट कीजिए थोड़ा सा। जब आप इसको शरीयत के हवाले से बात करते हैं तो इसको मुसलमानों के लिए महदूद कर देते हैं, ये मुसलमानों का मसला है और मुसलमानों का मसला है तो गैर मुस्लिम क्यों आए? आपका मसला है। ये मसला शरीयत का रहते हुए ये देश का मसला है। देश का मसला इसलिए है कि कॉन्स्टिट्यूशन का मसला है। कॉन्स्टिट्यूशन का मसला इसलिए है कि भारत एक डाइवर्स यानी कई मजहबों की एक जमहूरी स्टेट है और यहाँ मुख्तलिफ मज़ाहिब रहते हैं, तो सब मजहबों को अपनी प्रैक्टिस का तहफ़्फ़ुज़ की गारंटी, तहफ़्फ़ुज़ या गारंटी कॉन्स्टिट्यूशन देता है। अगर आप एक मजहब की इंडिपेंडेंस को, तहफ़्फ़ुज़ को ख़त्म करते हैं, इसका मतलब कॉन्स्टिट्यूशन की उस आइडेंटिटी को ख़त्म करते हैं और उस आइडेंटिटी को ख़त्म करते हैं, इसका मतलब एक के बाद दूसरे का नंबर लाते हैं। तो ये चीज़ को समझना चाहिए कि जब आप पेश करते हैं तो हम इस मसले को सिर्फ अपना मसला नहीं समझते, बल्कि इस देश में है तो हम इसको देश का मसला समझते हैं और उसी हवाले से जानने वाले जानते हैं। बल्कि एक और तीसरी बात की मैं इस्लाह करूँ कि ये जो प्रोपेगेंडा है कि वक्फ प्रॉपर्टी देश की तीसरी बड़ी प्रॉपर्टी है, ये भी प्रोपेगेंडा का मिसयूज़ और मिसलेड करना है। आप खुद सोचिए कि 2 प्रॉपर्टी जिसका जिक्र आता है वो डिफेंस और रेलवे है, ये दोनों भी सेंट्रल गवर्नमेंट की डिपार्टमेंट्स हैं। तो ये 2 डिपार्टमेंट के अलावा कोई प्रॉपर्टी किसी डिपार्टमेंट की नहीं है क्या? आप देख लीजिए, एजुकेशन डिपार्टमेंट है, कितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं, कितने इंस्टीट्यूशंस हैं। तो यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो एक प्लॉट पर बनती है कि 20 बाय 30 के, सैकड़ों एकड़ पर होती है। तो दीगर मिनिस्ट्रीज को अगर आप एक जगह कर दें तो वो खुद वक्त से बड़ी एसेट है। तो 3 बड़े एसेट तो हो गए गवर्नमेंट के। चौथी चीज जिसको किसी वजह से उस वक्त पेश नहीं किया गया, लेकिन चर्चेस की प्रॉपर्टी मुसलमानों के वक्फ से ज़्यादा है, उनका एंडोमेंट मुस्लिम वक्फ से ज़्यादा है। तो चौथे नंबर पर तो चर्च आ गया। फिर आपने कपिल सिब्बल साहब को सुना हो, तो कपिल सिब्बल ने बताया कि जो हिंदू एंडोमेंट है, जो मंदिरों की प्रॉपर्टीज हैं, तो सिर्फ
तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, इनकी जो है 10 लाख से कुछ कम है, 10 लाख से कुछ कम, 9 लाख से एक्सीड। 2 स्टेट की हिंदू मंदिरों का औकाफ यानी एंडोमेंट। तो ये 2 मंदिरों की जमीन ही जो है मुस्लिम वक्फ से ज्यादा है। अब यहाँ पर जो बात आई है इसको फिर से समझने की जरूरत है कि ये जो है, जो लुटेरा होता है ना, जिसके मुंह को खून लग जाता है, तो वो देखता नहीं है कि शिकार किसका करना, उसको वो शिकार चाहिए। और वो जो शिकारी हैं ये कैपिटलिस्ट हैं, ये अंबानी अडानी है, और उनकी सेवा में हमारे प्रधान जी लगे हुए हैं। और वो सेवा ही में से एक कड़ी तो आपको देख रहे हैं कि बॉम्बे में जो है अंबानी का बंगला यतीमों के वक्फ पर बना है। अब यतीमों के वक्फ पर बना है तो वहां तो आप वक्फ पर पहले अपना महल बना चुके, लेकिन आपका दिल वहां पर भरता नहीं है, तो आपको बहुत कुछ चाहिए। ये बहुत कुछ चाहिए की जो हवस है, इस हवस का जिक्र जो है त्रिपाठी जी कर रहे थे कि बाद में जो नंबर लास्ट में बोल रहे हैं वो कि लास्ट में हिंदुओं पर आएगा। मैं समझता हूं कि लास्ट से कुछ पहले आएगा। इसलिए आएगा कि सबसे ज्यादा विर्थ वहीं पर है। यहाँ तो इशू सिर्फ जमीन का हो रहा है, जमीन का हो रहा है। इतना गोल्ड है मंदिरों के पास कि मंदिरों का गोल्ड अगर ले लिया जाए, लेने की बात मैं नहीं कर रहा हूँ कि लिया जाए, मैं उसको गलत समझता हूँ, लेकिन जो इनकी जो नीयत है वो इतना गोल्ड है कि भारत पर जितना लोन है वो सारा लोन अदा करने के बाद भी गोल्ड बच जाता है। तो इनकी तो मोहब्बत गोल्ड से है, इनकी मोहब्बत दौलत से है। तो दौलत पहले गरीब की दौलत पे हाथ डालते हैं, और गरीब और कमजोर जो है आप और हम बने हुए हैं। अब यहाँ पर एक तीसरी 5वीं बात मैं जिसमें फिर से कहना चाहता हूँ कि थोड़ा अप्रोच ये भी बदलिए कि साहब ये जो है अल्लाह की ज़मीन है, अल्लाह की ज़मीन है, अल्लाह की, अल्लाह मियाँ की तो सारी ज़मीन है, सारी दुनिया अल्लाह मियाँ की। जिसने सृष्टि की रचना की वो स्वामी की नहीं होगी तो किसकी होगी? सारे ब्राह्मण का जो रचनाकार है उसकी नहीं होगी तो किसकी होगी? अभी एक बात आ रही तो मैं अब्दुर्रहमान साहब से कह रहा था, तो ये बाजू बैठे बैठे अब्दुर्रहमान साहब ने कहा कि सब जाम मस्जिद दिल्ली के पेपर कहाँ से लाएंगे? इसलिए कि उस वक्त तो भारत का स्वामी शाहजहां था। अगर वो कल का स्वामी था तो आज के स्वामी मोदी जी है, आज के स्वामी मोदी जी है। इसीलिए समझ लीजिए, कुछ हक़ाइक़ को समझिए, फिर चीज़ों को डील कीजिए। हक़ाइक़ ये है कि मैं औरंगाबाद से हूँ। औरंगाबाद का नाम अब औरंगाबाद नहीं, औरंगाबाद छत्रपति संभाजी नगर है। इसको मानो दिल से मत मानो, लेकिन मैं अब छत्रपति संभाजी नगर औरंगाबाद का आदमी हूँ। इससे पहले औरंगाबाद का नाम भी कुछ था, मुख्तलिफ नाम रहे। जिन लोगों ने जिस वक्त नाम रखे, औरंगजेब की मैक्सिमम लाइफ जो है वो साउथ में दक्कन में गुजरी है, तो औरंगाबाद उसका सेंटर था। जब उनका सेंटर है तो उस जमाने में डेवलप करके उसको औरंगाबाद रखा। अब उनके पास पावर है, उनका इसका नाम संभाजी नगर। मैं इससे ये मनवाना नहीं चाह रहा हूं उरूज की जबान में कि कुछ लोग समझाने आएंगे कि इस पर राजी होगा। मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि बात उसकी चलती है जिसके पास ताकत होती है, जिसकी ताकत उसका नाम, जिसकी ताकत उसका कानून, जिसकी लाठी उसकी भैंस। ये जमाने कदीम से एक रेगुलर प्रैक्टिस है। तो जो लोग अपनी ताकत पैदा नहीं कर सकते तो वो खुद का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर पाएंगे, दूसरों का तहफ़्फ़ुज़ क्या करेंगे? इसलिए इस चीज़ को, इस पस मंज़र में आकर मैं इसकी तरफ आऊँगा कि वहाँ पर वो क्या समझा रहे हैं अपनी नस्लों को, उसको वो अपने बच्चों को, अपने लोगों को जिस तरीके से जहर आलूद कर रहे हैं, उस सीरियस एफर्ट को समझिए।
और सीरियस एफर्ट ये है कि वो ये कहते हैं कि जो मुसलमान है ना, ये बाहर से आए हुए इन्वेडर्स हैं, ये हमलावर हैं, और आकर इन्होंने भारत पर कब्जा किया, सदियों हमको गुलाम बनाए रखा, हमारा जो कुछ लूटना था ये लूटा, वो लूटा, वो लूटा। और आखिर में जब देश जो है आज़ाद होने के करीब आया तो नतीजे में फिर देश को हमको विभाजित करके इनको पाकिस्तान और बांग्लादेश देना पड़ा। और जब पाकिस्तान बांग्लादेश हमने दे दिया, फिर यहाँ ये रह गया, फिर बोल रहे अल्लाह मियाँ की जमीन है, फिर बोल रहे अल्लाह मियाँ की। तो हमने कहा रहना फिर? जो अपनी नस्लों को या अपने लोगों को समझा रहे हैं, उनका अपना समझाने का तरीका है। वो कह रहे हैं कि फिर हमने कहा है, इसलिए इनका किस्सा खत्म करो, इसलिए इनका किस्सा नेगेटिव मेंटालिटी, मिसलीड करना है। और मिसलीड करने में कभी अगर कोई ट्रेन में कोई अगर वर्दी पहनने वाले आदमी ने अगर गोलियां चला दी थी तो उसको हमने पागल कहा, उसको हमने पागल कहा। लेकिन अब ब्यूरोक्रेसी को देखिए, आप एग्जीक्यूटिव्स को देखिए, वहां से जहां से त्रिपाठी जी आते हैं, सिराज तारिब आते हैं यूपी में क्या किया आपने? सिर्फ काली फीते बांध दिए, काले फीते बांधते जो है केसेस कर दिए गए। इसका मतलब जो स्टेट है, वो स्टेट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनली एक्ट नहीं कर रही है, बल्कि वो खुद जो है इतनी ज्यादा असर्टिव है कि उसके पास न्याय सिस्टम, न्याय जुडिशियल सिस्टम की कोई रिस्पेक्ट नहीं। बुलडोजर कब चलता है? जब वो इस बात का ऐलान करते हैं कि हमको कोर्ट के पास जाने का समय नहीं है, नहीं बल्कि कोर्ट पर बैठकर एतमाद करना हमको नहीं करना है, इसलिए हम डायरेक्ट फैसला करेंगे। बुलडोज कर देते हैं, लिंचिंग कर देते हैं, जो छिपाया करते हैं। अगर ये सब करना है, इतने देश प्रेमी है, तो खत्म कर दो न्याय व्यवस्था को, जुडिशियल सिस्टम को खत्म कर दो। बुलडोज ही करना है तो पहले जुडिशियल सिस्टम को बुलडोज करो। कॉन्स्टिट्यूशन को बदलना है, इतना हौसला है, तुम्हारी ताकत है तो आज ही बदल दो। लेकिन ये जो रवैये है, ये देश के हित में नहीं है। जब देश के हित में नहीं है तो मैं फिर इस पर आ रहा हूँ कि साहब ये जो कहते हैं, तो हमको ये कहना है कि अल्लाह मियाँ के हम जमीन ही उसकी, तो उसको हमारी जमीन से क्या लेना? जो इबादतें हम उसके नाम से करते हैं, उसमें कहा बोला दिमाग बोला तकवा। अरे तुम जो कुर्बानी करे तो उसका हमको कौन सा कबाब और बिरयानी भेज रहे हमारे पास? हमारे नाम से कर रहे, खुद खा रहे, तो ये सब ने तुम्हारे वास्ते किया। ये जब जब तुम्हारे वास्ते किया तो वक्फ का अप्रोच ये होना चाहिए कि हम इसको शरीयत का हवाला तो देंगे, अल्लाह का जिक्र भी करेंगे, लेकिन असल जिस चीज़ को एलाबोरेट करने की ज़रूरत है वो ये है कि ये बहुत ज़रूरतमंदों की चैरिटी का पर्पज़ है, ये चैरिटी पर्पज़ है। और स्टेट पॉलिसी मुस्लिम मोहब्बत की बात तो नहीं, इनके ऐलान मोहब्बत की बात कर रहे हैं, लेकिन एग्जीक्यूशन जो है मुसलमानों से नफरत का है। अगर इनको इतनी मोहब्बत होती तो जो पॉलिसीज़ के तहत जो मौक़े होना चाहिए, जो फंड्स होने चाहिए, वो एलोकेट करते। वो तो कुछ करते नहीं है। एक एमपी नहीं है इनके पास और मुस्लिम हमदर्दी के लिए आ रहे हैं। मुस्लिम खवातीन की बात कर रहे हैं, एक लेडी एमपी नहीं है मुस्लिम खवातीन में से, ये मुस्लिम खवातीन के लिए आ रहे हैं। ये एसेट्स की बात कर रहे हैं कि सब डेवलप करने के लिए आ रहे हैं। तुम लूटे ने जमाने भर के, तुम डेवलप करोगे। तो ये जो नौयत है इसमें, ये बेसिक स्कॉलरशिप इन्होंने खत्म कर दी। जो गर्ल्स स्कॉलरशिप थी वो भी खत्म कर दी, और बात करते हैं कि हम ह्यूमन एम्पावरमेंट के लिए आए हैं, हम तलाक के हवाले से आए हैं, और हम औकाफ में जो है मुस्लिम विमन को नुमाइंदगी नहीं वगैरह। हम ये कहना चाह रहे हैं कि हमको अपने अप्रोच को पहले तो ये देखना चाहिए कि ये मुसलमानों का इशू कम है और देश का इशू ज़्यादा है। अगर ऐसा नहीं होता तो 232 एमपीज मुसलमान नहीं थे जिन्होंने पार्लियामेंट में इसके खिलाफ ना सिर्फ वोट दिया बल्कि उसको अच्छे से आर्ग्यूमेंट किया। और ये उनको करना होगा, और बोर्ड हो या हम हो, हमको उन पार्टीज के लीडर्स को लाना पड़ेगा कि तुम्हारी लड़ाई हम लड़ रहे हैं और ये कॉन्स्टिट्यूशन सेव करना तुम्हारी ज़्यादा जिम्मेदारी। तो ये अप्रोच हमारा हो कि हम वक्फ को सिर्फ अपनी जिम्मेदारी न समझें। अब इसमें चूंकि डायरेक्ट हम आते हैं तो इसमें फिर दूसरी बात मैं और करना चाहता हूँ,
वो ये अर्ज करना चाहता हूँ कि सर आप कहते हैं कि हम ये लड़ाई लड़ेंगे, आपको तो लड़ाई लड़नी ही पड़ेगी, आपको हर सूरत लड़ाई लड़नी, आप इससे विड्रॉ कर ही नहीं सकते। जो बात अभी कही गई तो मैं तो आपको उसके कुछ फिगर्स भी दे सकता हूँ कि जो फिगर्स इसमें है कि साहब आपकी कितनी मस्जिदें और कितनी दरगाहें इसमें आपकी आती हैं। इसमें 1,50,516 कब्रस्तान है, इसमें 1,19,200 मस्जिदें हैं, इसमें 33,492 दरगाह हैं और भी फेलिस्ट है। इशू वो नहीं है तनहा कि हम जो है प्रॉपर्टी के लिए परेशान हैं। इन प्रॉपर्टी से ये मस्जिदें, ये दरगाहें, ये आशुर खाने, ये कब्रिस्तान, ये सब वक्फ प्रॉपर्टी। वक्फ अमेंडमेंट में प्रॉब्लम कहाँ आ रहा है? आपने जो लाया, ये जो कहा कि वक्फ बाय यूजर, ये जो इस्तिलाह आपने सुनी, तो वो जो कह रहा है कि मेरा वक्फ है, तो ये सादगी से करे डॉक्यूमेंट लेकर आओ। मैं अगर पूछूं मोदी जी से कि तुम्हारे परदादा और परदादा के परदादा, उनका डॉक्यूमेंट लेकर आओ, तो मोदी जी नहीं ला सकते। और आप बोल रहे हैं कि साहब ये वक्फ के परदादा के परदादा के परदादा का डॉक्यूमेंट लेकर आओ। और सिंपल से पब्लिक को समझाने के लिए क्या कहते हैं कि कहीं से भी अगर कोई ऑब्जेक्शन आएगा, कोई ये कहता है, जैसे कि कहते हैं कि जहाँ मस्जिद जो है फुला मंदिर को बनाई गई, एक मंदिर वाला खड़ा होकर कहता है कि साहब ये मस्जिद नहीं है, उसको इतनी शिकायत करनी है, उसकी जिम्मेदारी नहीं है कि उसने साबित करना है कि ये मंदिर है, अब वो मस्जिद वाले ने साबित करना है कि मस्जिद है। अब ये 400 साल की साबित कैसे करेगा? जब साबित नहीं करेगा तो आपका इस्तीफा जाता रहेगा। तो वक्फ बाय यूजर के नाते से, पुराने डॉक्यूमेंट के नाते घेर कर कब्जा करना जुल्म है, सीधा सीधा जुल्म। दूसरा सिंपली जुल्म यह है कि साहब ये कहना है कि मुसलमान जहाँ हाथ रख दे, अरे इतना हाथ रखने का तो पार्लियामेंट पे रख देते, और बोलते कि पार्लियामेंट में जो है सारे एमपीज हमारे हैं, तो तुम सब सजदा करो हमको आके। अरे सिंपल सी बात है, यह कानून है। अगर कहा तमिलनाडु में किसी गांव के बारे में किसी ने कह दिया कि पूरा गांव का वक्फ है, अरे मैं बोलता हूँ पूरा भारत वक्फ है, मैं बोलता हूँ कि ताजमहल मेरी मिल्कियत है, मैं बोलता हूँ कि पार्लियामेंट मेरी मिल्कियत है, मान लेंगे आप? अरे उसके लिए कोई सिस्टम है ना यार। इतने मीडिया वालों को इतना ढिठाई के साथ झूठ बोलने में, चाहे पार्लियामेंटेरियंस हो चाहे मीडिया पर्सन हो, थोड़ी भी तकल्लुफ हेजिटेशन महसूस नहीं होता। आप कहेंगे आपका है ना दाखिल कागज लाओ, गांव नहीं शहर ले लो, कागज लाओ, कोई सिस्टम होगा। अब वो सिस्टम में कागज मांगे मगर मुसलमान ऐसा बोल रहा है, तो आपको तो मुसलमान को गाली देने से वोट मिलता है। आपका वोट तो मुसलमानों के साथ दुश्मनी करने से ही बनता है ना। इसलिए आप हमको ऐसी नुकसान नहीं पहुंचा रहे, बल्कि आप अपनी नस्लों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, आप भारत को नुकसान पहुंचा रहे हैं। मैं ये कहता हूँ त्रिपाठी जी कि जिन नस्लों को ये अपनी जहर पिला रहे हैं, जो बच्चे लिंचिंग करते हैं, जो बच्चे जो है बुलडोज करते हैं, जो लोग लूटते हैं, जो लोग कत्ल करते हैं, ये सारे किन बच्चों की तरबियत कर रहे हैं? ये उनकी नस्लों की तरबियत कर रहे हैं। ये उनकी अपनी नस्लों को जानी, लुटेरे, कातिल बना रहे हैं, सिर्फ उसने दुश्मनी की। हमको हमदर्दी तो उन बच्चों से भी है जो लिंच करते हो चाहे कत्ल करते हो, सिर्फ अपने बच्चों से नहीं, हमको उनसे भी सिर्फ मोहब्बत और खैरखाई हमारी जिम्मेदारी है, हमारा मनसब है। हम ये कहते हैं कि साहब ये जो नेशनल लेवल पर आपने खेल खड़ा किया है, आप असल इश्यूज से डाइवर्ट कर रहे हैं और लूट को आप मुस्तकिल तेजी के साथ बढ़ाए हुए हैं। अब इसमें यहाँ कंसर्न हमारा ये होना चाहिए कि वक्त के कुछ और 2-3 चीज़ों पर तो मैं आ जाऊँगा कानून की, लेकिन ये है कि सब ये कंसर्न कि हम ये कहेंगे कि सब लड़ाई लड़ेंगे, लड़ना तो पड़ेगा। आपको 2 लड़ाइयों से विड्रॉ करने का कोई ऑप्शन ही नहीं है, आप इससे भाग ही नहीं सकते, भागेंगे तो आप कहीं की नहीं रहेंगे। इसलिए कि ये मस्जिदों से जो वक्त जुड़ा है, तो मैं ज़मीन पे हो चाहूँगा तो छोड़ भी दूंगा अगर मेरी हो। मैं मस्जिद कैसे छोड़ सकता हूँ? कैसे छोड़ सकता हूँ? जिनकी दरगाह और दरगाह कैसे छोड़ेगा, जिनके आशुर खाने वो कैसे छोड़ेगा? तो सरकार को भी समझ लेना चाहिए कि वक्फ को हजम नहीं कर सकेगी।
वो निगलने की कोशिश तो कर रही है, लेकिन उसके हलक से निकाल लाएंगे और उसको हजम नहीं करने देंगे, इसलिए कि उससे हमारी मस्जिदें जुड़ी हैं, उससे हमारी आस्था जुड़ी है, उससे हमारी शनाख्त जुड़ी हुई है। लेकिन आपको ये लड़ाई हर सूरत लड़नी पड़ेगी कि आपकी शनाख्त और आपकी आस्था उससे है जुड़ी, और वो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। ये वैसी आस्था नहीं है जिसे लोगों से लेना देना नहीं, बल्कि एक कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोटेक्टेड राइट है। दूसरी चीज़ ये है, दूसरी आपके सीए, वो भी एक्ट बना हुआ है, एक्ट बन चुका, अब वो भी कोई बिल नहीं है, लेकिन अगर वो नाफिज होता है तो आपकी ज़मीन ही खींच ली जाएगी, आपकी शहरियत अगर खींच ली गई तो आप जो लेके बैठे हैं ना अपने प्रॉपर्टी कार्ड और अपने को सही, ये मेरी मोटरसाइकिल है, ये मेरा बंगला है, ये मेरी गाड़ी है, कोई चीज़ आपकी नहीं है। आप शहरी हैं तो सब कुछ आपका है। अगर कोई घर में घुसकर बेटी को लेकर जाए ना तो आपको FIR कराने का हक नहीं, शहरी नहीं है आप। इंतहाई वल्नरेबल बनाने वाला जो कानून है वो आपका CA है, और ये जो आपको यहाँ से ज़मीन को खींचने वाला दूसरा कानून औकाफ है। इसको एक जिक्र मैंने कहा वक्फ बाय यूज़र का, दूसरा ये था कि साहब ट्राइब्यूनल, अरे ट्राइब्यूनल भी तुम्हारा ही है, सारी चीज़ें इससे पहले कि वक्फ की सरकार ही की हैं, पहले भी बोर्ड जो है उस वक्त की सरकार ही नॉमिनेट करती थी, ट्राइब्यूनल भी जो है वो वहीं पर जुडिशल सिस्टम का आदमी ही ट्राइब्यूनल को हेड करता था। अब ये है कि इनको ट्राइब्यूनल को पूरा नहीं ख़त्म करते हुए कहते हैं कि ट्राइब्यूनल के लिए लिमिट है 90 डेज की, कि ट्राइब्यूनल ने 90 डेज में केस आया तो सेटल कर देना, और नहीं करेगा तो वहां से खत्म होकर ऊपर आ जाए। अरे ऐसे लगाओ ना सारे हाई कोर्ट के केसेस पर, सुप्रीम कोर्ट के केसेस पर, सेशन कोर्ट के केसेस पर मुद्दत लगाओ कि 90 डेज नहीं 180 डेज में केस सेटल करेंगे। वहां क्यों नहीं लगाते, लाखों केसेस पेंडिंग है, तो यहाँ लगा रहे कि 90 डेज में करके ट्राइब्यूनल से निकाल लाएंगे। कलेक्टर होता कौन है? कलेक्टर तो एक कारिंदा है, एक ऑफिशियल कारिंदा है, सुपर पोस्ट का है, लेकिन उसको तो सरकार की सुनना है। वो इंडिपेंडेंस उसको हासिल नहीं है कि वो उसूल की बुनियाद पर डट जाएगा, उठा के फेंक देंगे उसको। वो कोई वैसी जुडिशरी जैसी ऑटोनॉमस पोस्ट नहीं है कि सरकार चाहेगी जब चाहेगी उठा देगी, वहाँ भी जो करना है कर रहे हैं, जितना करना है कर रहे हैं, लेकिन बहुत कुछ है। तो ये जो है कि कलेक्टर के पास जाने के बाद कलेक्टर डिसाइड कर देगा, कलेक्टर को किसकी सुनना है। अकोला में सुना तो पालक मंत्री की सुनना है, कलेक्टर को सुनना है तो फडणवीस साहब की सुनना है, कलेक्टर को सुनना है तो मंत्री की सुनना है, आपकी क्या सुनेगा वो? तो हड़प करने के जो तकाजे हैं इस तरीके से वो डेवलप किए। उसमें ये कहा कि सब कुछ और प्रॉपर्टीज जो हैं उसमें लिमिटेशन एक्ट है कि अगर आपकी प्रॉपर्टी है और 12 साल से ज़्यादा किसी के कब्जे में है, एडवर्स पोजीशन के हवाले से उसको इस्तेखाब बनता है कि फिर आपको सेटल करना है या उसके नाम पे हो जाए। ये कानून जो है दूसरी प्रॉपर्टीज पर, दूसरे एंडाउमेंट पर, सरकारी ज़मीन पर अप्लाई नहीं होता, ये औकाफ पर भी अप्लाई नहीं होता। इन्होंने कहा नहीं औकाफ पर अप्लाई होगा, यानी जिनके इंक्रोचमेंट है, कह रहे हैं इंक्रोचमेंट हटाने आए हैं, लेकिन जिनके इंक्रोचमेंट है अगर उनको 12 साल से हो गए तो उनको अलाट कर दो। तो वक्फ बढ़ाने आए हैं कि वक्फ घटाने आए हैं? तो आपको इस तरीके के कई डिटेल्स मिलेंगे और आपको डिटेल की स्टडी करनी चाहिए। आपको जब वक्त पर बात कर रहे हैं तो उसकी स्टडी भी करनी चाहिए, और स्टडी करके वो लड़ाई लड़ने के बाद आखिरी बात मैं कहते हुए अपनी बात को समेट लेता हूँ कि आप तक जो रवैया आपने इख्तियार किया सो किया, आपकी ज़रूरत थी, आपकी मजबूरी थी कि भारत में मुसलमान इन जनरल नेशनल इश्यूज़ पर खड़ा नहीं हुआ इल्ला माशा। और सारे समाजों को मुस्लिम समाज से ये शिकायत है कि ये उठते हैं तो अपने पर्सनल के लिए उठते हैं, अपनी मस्जिद के लिए उठते हैं, ये दूसरों के लिए नहीं उठते। ये इंतहाई गैर ज़िम्मेदाराना तर्ज़ अमल है। मुसलमान होते हुए हर जुल्म के खिलाफ उठना मुसलमान की जिम्मेदारी है, औरों को जुल्म से बचाना मुसलमान की जिम्मेदारी है। आप कहते हैं ना कि जहाँ कहीं बुराई देखते हो तो आपकी जिम्मेदारी ये है कि उसको ताकत से रोको। ताकत से नहीं रोक सकते तो ज़बान से रोको, ज़बान से नहीं रोक सकते तो दिल में बुरा सकते। ये जो किसानों की लड़ाई हुई, किसान उनकी समाज के हैं, यानी उस समाज को वो अडॉप्ट करके अपना समझते हैं, चाहे सरकार हो। लेकिन किसानों ने 700 लोगों की आहुति दी है,
उतने मार्क्स के लिए उन्होंने लड़ाई लड़के, महीनों लड़ाई लड़के, रास्ते ब्लॉक करके, जो कुछ करके उन्होंने 700 लोगों की दी। आपको कीमत देने के लिए तैयार होना पड़ेगा, कीमत देने के लिए तैयार होना पड़ेगा, तभी आप चीज़ों को बचा सकेंगे। और उससे ज़्यादा अगर आपको कम कीमत में खाना होना है तो तकाज़ा ये है कि देश के जो क्राइसिस है उन इश्यूज़ को रेस कीजिए। यहाँ की 1% आबादी के पास, 1% आबादी के पास देश की तकरीबन 70%, 30% के पास 70% आबादी, और 70% के पास सिर्फ 3% दौलत है। देश के 70% के पास बमुश्किल 3% दौलत है और 1% के पास बहुत कुछ है। अब वो 1% में न हम हैं मुसलमान, न वो है। तो ये लूट सारी जो है, ये सारी पॉलिटिक्स अपने लोगों को जब लूट कर उनको पहुंचा सकती है। अब ये जो लूट है हिंदुओं की लूट है, मेजॉरिटी की लूट है, जो अडानी और अंबानी को दी जा रही है। तो चंद लोगों की वजह से अपने समाज के करोड़ों लोगों को भेंट चढ़ा देना, जिनका धर्म है, और ये धर्म उनका राष्ट्र है। इस हकीकत को खोलना पड़ेगा। ये राष्ट्र प्रेम नहीं है, ये राष्ट्र के साथ धोखा है, लूट है। और उसमें जो बेरोजगारी है, उसमें जो भुखमरी है, और उसमें जो है बीमारियों से संबंधित कई इश्यूज हैं, ये इश्यूज को दबाने के लिए ये इश्यूज किए जाते हैं। इसलिए जहाँ 232 वो है, आज भी इसको समझ लीजिए कि इनके पॉपुलर वोट की हैसियत ये है कि 40% से ज़्यादा नहीं है। इंडिया का वोट 40% का आसपास, और इंडिया 40% तो आज भी भारत का 60% इनके साथ है, और वो 40% का भी अच्छा खासा साइज फ्लोटिंग वोट है, रेगुलर इनका कैडर नहीं है। अगर आप इंसाफ की लड़ाई के साथ के लिए, इंसाफ की लड़ाई के लिए खड़े हो गए तो हर आदमी जो है तकलीफ में है, वो आपके साथ होगा, और वो आपके साथ होगा तो आप फिर अकलियत नहीं होंगे, फिर आप मेजॉरिटी होंगे, और मेजॉरिटी का फिर वो कुछ बिगाड़ नहीं सकेंगे। इसलिए इस लड़ाई को देश की लड़ाई समझिए, इस लड़ाई को कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई समझिए, और अपने मसाइल से उठकर लोगों के खैरखाई के लिए खड़े हो। ये इबादत है, ये दीन है, बल्कि हमें समझने के लिए ये पॉलिटिकल स्टेज है। लेकिन एक मिसाल दे देता हूँ आपको धर्म से, इसलिए कि एक ही धर्म के लोग मानने वाले हैं। हम सब सूरह कुरान की सूरह से वाकिफ़ हैं, पूरा कुरान तो सबको याद नहीं रहता, छोटी छोटी सूरतें याद रहती हैं। अल्लाह ताला पूछता है कि तुम जानना चाहते हो कि इसका आखिरत पर यकीन नहीं है तो वो कैसे लोग होते हैं। जिन लोगों का आखिरत पर यकीन नहीं होता है उनकी अलामत क्या होती है? रायत अल्लज़ी युकज़्ज़िबुद्दीन, जानना चाहते हो आखिरत को झुटलाने वाले लोग कौन होते हैं? फ़ज़ालिकल्लज़ी यदउल यतीम, वो होते हैं जिनको यतीमों की यतीमी नज़र दी जाती है। वला यहुद्दु अला तामिल मिस्कीन, उनको मिस्कीन की मिस्कीन नज़र नहीं आती। भारत के बड़ा साइज जो है BPL के हवाले से करोड़ों लोग मिस्कीन हैं, करोड़ों लोग, और लाखों बेटियां अपने आप को बेच रही हैं, और करोड़ों बच्चे वो कचरे में ज़िंदगी चुन रहे हैं। तो ये मुसलमान हैं, तो इनको गरीबों की गरीब नज़र नहीं आती, इनको देश का क्राइसिस नज़र नहीं आता। और कहा गया कि इनका जिक्र किया जा रहा है, वो मुसलमान नहीं है जिनको दीन से मोहब्बत है, उनका जिक्र किया जा रहा है जो ख़ुद को दीनदार समझते हैं। नमाजी हैं फ़वाइलुल लिलमुसल्लीन, नमाजी हैं मगर इनको समाज की परवाह नहीं। इसलिए इसी दरख्वास्त के साथ कि वक्त की लड़ाई तो आपको हर सूरत लड़नी पड़ेगी, अपने आप को समेटना होगा, और आपको पूरा पीसफुली कॉन्स्टिट्यूशन लिमिट में इस लड़ाई को हर जगह से लड़ना पड़ेगा। अल्लाह ताला हमको उसको समझने बरतने की तौफीक बख्शे। शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़।